हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस। दिस इज क्लास 12th बिजनेस स्टडीज टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टाफिंग क्या होता है। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। स्टाफिंग मतलब होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी वैकेंट जॉब पोजीशंस होते हैं, ठीक है, उनको फिल करना, एम्प्लॉयज को हायर करना। दिस इज स्टाफिंग। तो सबसे पहला इसका स्टेप क्या होता है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। सब मैन पावर यानी जो है पीपल, जो है एम्प्लॉयज आप बोल सकते हैं। एस्टिमेट लगाना, अंदाजा लगाना, कैलकुलेट करना कि कितने एम्प्लॉयज की आपको जरूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, काम करवाने के लिए कितने एम्प्लॉयज यानी मैन पावर की जरूरत है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। सो फाइंड द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी आपको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है ये फाइंड करेंगे। टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, टाइप से मतलब है किस टाइप के एम्प्लॉयज आपको चाहिए। सपोज अगर आपका एक स्कूल है तो उसमें किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए, जैसे कि आपको टीचर्स चाहिए, या आपको क्लेरिकल वर्क के एम्प्लॉयज चाहिए, या आपको स्वीपर्स वगैरह चाहिए। किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए आप वो भी देखेंगे। ठीक है, नंबर के साथ साथ ये भी देखेंगे किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए, उनमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इन एम्प्लॉयज में। वो कहाँ से आपको रिक्रूट करने हैं? बैकवर्ड क्लासेस से, मिनॉरिटी कम्युनिटी से, या वुमेन फोर्स जो है आपको अपॉइंट करनी है। ये सब आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप में। ये कैलकुलेट करने के लिए कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, उसके लिए आप 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में आप देखेंगे वर्क यानी काम, काम करने के लिए कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। हाउ मेनी एम्प्लॉयज, नंबर यानी हाउ मेनी एम्प्लॉयज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, जो भी आपका जॉब है, जो भी आपका वर्क है, उन्हें उसे करने के लिए कितने, ठीक है, और किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक है, एनालाइज एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स यानी अभी एग्जिस्टिंग यानी जो अभी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उनको एनालाइज करेंगे कि वो ओवरबर्डन तो नहीं है एम्प्लॉयज, उनके पास ज्यादा काम तो नहीं है, ठीक है, या फिर अंडरबर्डन तो नहीं है कि उनके पास बिल्कुल ही काम ना हो, खाली बैठे रहते हो। ठीक है, ये एक तो देखना है आपको कि कितना जो है एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, दूसरा देखना है कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ओवरबर्डन तो नहीं है या फिर अंडरबर्डन तो नहीं है। थर्ड स्टेप इज कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका करेंगे? इन दोनों का, यानी वर्कलोड ज्यादा है अगर वर्क फोर्स से, वर्कलोड यानी काम, वर्क फोर्स यानी जितने इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज हैं, अगर काम ज्यादा है और एम्प्लॉयज कम है, इसका मतलब अंडर स्टाफिंग है, आपको और स्टाफ की जरूरत है, अपॉइंट मोर पीपल। बट वाइजा वर्सा इसके अपोजिट सिचुएशन है, यानी वर्कफोर्स जो है वो तो बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयज तो बहुत ही ज्यादा है, बट वर्कलोड इतना नहीं है, वर्क थोड़ा सा ही है। इसका मतलब ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम है। इसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ एम्प्लॉयज को या तो रिमूव, हटा देंगे, या किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग। लेट्स मूव टू सेकेंड स्टेप। अभी फर्स्ट स्टेप में आपने पता लगा लिया कि आपको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में आप क्या करेंगे? इंड्यूस पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। आप लोगों को कन्विंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंड्यूस करेंगे कि हमारे जो ऑफिस में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है उसके लिए अप्लाई करें। मैनेजर क्या कोशिश करेगा? दैट मोर एंड मोर पीपल अप्लाई फॉर द जॉब, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें उन जॉब्स के लिए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट मोर चॉइस फॉर बेटर कैंडिडेट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेटर से बेटर कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट मिले। अब सपोज 10 वैकेंसीज हैं और 10 ही लोगों ने जो है अप्लाई किया, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, उन 10 को ही अपॉइंट करना पड़ेगा। बट मैनेजर क्या कोशिश करेगा कि अगर 10 वैकेंसीज हैं तो कम से कम 50-60 लोग जो हैं अप्लाई करें, जिससे हमें बहुत ज्यादा चॉइस मिल जाए, मतलब काफी सारी चॉइस मिल जाए, ताकि उन 50-60 में से 10 हम बेटर लोगों को सेलेक्ट कर सकें। आगे हम करते हैं इसी टॉपिक में। अभी इसके लिए मैनेजर क्या कर सकते हैं? ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इनसाइड यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी जो है एम्प्लॉयज को ले सकते हैं, या आउटसाइड
बाहर से भी ले सकते हैं। इनसाइड से कैसे लेंगे? उनका ट्रांसफर करके, यानी किसी और डिपार्टमेंट में ज्यादा है और किसी में कम है तो ट्रांसफर कर देंगे। प्रमोशन, यानी अगर नीचे के लेवल पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हो गए हैं तो एक आधे को प्रमोट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत इकोनॉमिकल है, यानी चीप है और बहुत फास्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो नहीं तो डिपार्टमेंट में से लोग लेने हैं। अगर आउटसाइड से लेनी है तो कॉन्ट्रैक्टर्स को हम कांटेक्ट करेंगे या एडवर्टीजमेंट देंगे न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में या ऑनलाइन कहीं पे भी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से बातें करेंगे, ठीक है, वहां पे एडवर्टीजमेंट देंगे। दिस इज रिक्रूटमेंट, यानी लोगों को इंड्यूस करना, मोटिवेट करना कि वो हमारी जो ऑफिस में वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट के बाद वैकेंसीज के बारे में आपने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है? आप सेलेक्ट करेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और सिलेक्ट करेंगे। चूज मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब। जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उसमें से सबसे ज्यादा सुटेबल, सबसे ज्यादा बेटर जो होगा उस कैंडिडेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि आप पहले रिटन टेस्ट ले सकते हैं सबका, फिर सबका जीडी ग्रुप डिस्कशन ले सकते हैं, फिर इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप स्टेप्स जो हैं रख सकते हैं। ठीक है, जो इन सभी स्टेप्स को क्लियर कर लेगा उस कैंडिडेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो आपका स्टाफिंग है उसको एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं अप्लाई करते हैं जॉब्स, ठीक है, बट आपको सिलेक्ट तो थोड़े से ही करने होते हैं। तो हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। हमेशा सेलेक्ट करने वाले कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं और जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि 10 वैकेंसी है तो 50-60 लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो रिजेक्ट कितने हुए? वो 50 हो गए और सेलेक्ट कितने हुए? 10 हो गए। इसलिए इसको एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। अभी थर्ड स्टेप में हमने सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय को। अब क्या करेंगे? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट। आपने जिन 10 लोगों को सिलेक्ट किया था उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली पोस्ट, यानी ज्वाइन कर लिया आपका ऑफिस। दिस इज प्लेसमेंट। यानी सबसे पहले क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ, फिर आपने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया उनको, लेटर मिलने के बाद उन्होंने ज्वाइनिंग कर दी। ये प्रोसेस होता है आपका प्लेसमेंट का। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। यानी जो आपके नए एम्प्लॉयज से आपने उन सबका इंट्रोडक्शन किससे करवाया? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से, उन एम्प्लॉयज से जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं आपकी फर्म में। यूजुअली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैनेजर या कोई सुपीरियर होता है वो नए एम्प्लॉयज को राउंड पर लेके जाते हैं, ठीक है, और उनको फेमिलराइज कराते हैं सबके साथ, जितने भी पुराने एम्प्लॉयज होते हैं। चलो, अब जॉब भी मिल गई उनको, जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सबको फेमिलराइज भी करा दिया हमने सबसे। अब सबको जॉब मिलने के बाद क्या देंगे? हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे डेवलपमेंट के लिए उनकी। ठीक है, ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ थोड़ा ना है वो आपकी जॉब से रिलेटेड सीख कर आएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो उनको शायद नहीं आती होगी, उसके लिए उनको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? टू इम्प्रूव कंपीटेंस ऑफ एम्प्लॉयज, ताकि एम्प्लॉयज एक कंपीटेंट एम्प्लॉय बन जाएं, ठीक है, कंपटीशन में खड़े होने लायक बन जाएं, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको और अच्छे से काम आएगा, इससे वो मोटिवेट हो जाएंगे, उनकी स्किल्स डेवलप हो जाएगी। इस सब की वजह से क्या आता है? इफेक्टिवनेस आती है, इफिशियंसी आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो करती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हैव इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स। ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के अंदर सेंटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब वो देगी तो खुद के सेंटर्स में भी दे सकती है, या फिर कोई बाहर से कोई इंस्टीट्यूशन जो है उसको हायर करेगी, ठीक है, जहाँ पे उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अब आगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे इसका प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया है स्टाफिंग का। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो सिर्फ आप ये 5 स्टेप्स लिखेंगे, बट अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो वहाँ पे कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें और भी स्टेप्स इंक्लूड किए जाते हैं, वो मैं बताती हूँ उसको, जो आपको कंटिन्यू करने पड़ेंगे। जो मैंने आपको 5th स्टेप बताया था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, उसके बाद
अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी तो आगे ये स्टेप्स आप कंटिन्यू करेंगे। तो आपका 6th स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको अप्रेजल किया जाएगा। कैसे? इवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको बना दिया जाएगा, ठीक है, कि ये इसके अकॉर्डिंग आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करेंगे हम, ठीक है। और ये एम्प्लॉयज को पहले से बता दिया जाएगा, दैट स्टैंडर्ड इज नोन टू एम्प्लॉयज इन एडवांस। एडवांस में बता दिया जाएगा कि ये एक स्टैंडर्ड है जिससे आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि हर एक एम्प्लॉय को मिनिमम 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। मतलब कुछ भी आप चीज बना रहे हैं तो उसको 500 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करनी है। तो एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया, ठीक है। तो जो उस स्टैंडर्ड को मतलब उससे अच्छा करेगा तो एक तरह से वो एम्प्लॉय कहलाया जाएगा कि उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बट जो स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पा रहा है, इट मीन्स वो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा, कोई कमी छूट रही है। तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस जो है इवेलुएट कर दी जाएगी। फिर क्या होगा? सुपीरियर फीडबैक रिपोर्ट बनाएंगे, अपनी फीडबैक देंगे किस किस एम्प्लॉय ने जो है ये टारगेट पूरा करा है, किस किस ने नहीं किया है। जिसने किया है वो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया उसका बैड लक। आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब जो फीडबैक रिपोर्ट हमने ऊपर बनाई थी ना आपके सुपीरियर ने, उस फीडबैक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा। सपोज कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो हर मंथ जो है 500 से क्रॉस कर जाते हैं, वो 6 to 700 प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उनकी फीडबैक रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि ये बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया या जैसे भी है, तो उनको प्रमोशन दे दी जाएगी, उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी, जॉब सेटिस्फेक्शन इससे उनका इंक्रीज हो जाएगा, इससे उनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी प्रमोशन देने से। नेक्स्ट स्टेप है आपका कॉम्पेंसेशन। तो कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है? मतलब एम्प्लॉयज को पेज देना, उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको पे देना, रिवॉर्ड्स देना, या और कोई इंसेंटिव है तो वो देना। कोई डायरेक्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है इसमें? वेजेस, सैलरी, मतलब डायरेक्टली जो आपके जो है सैलरी जो आपको मिलनी ही मिलनी है आपके काम के लिए वो। बट इनडायरेक्ट पेमेंट क्या होती है? जैसे कि कुछ एडिशनल मिल गया, मेडिकल फैसिलिटीज मिल गई, ठीक है, मतलब इन कैश नहीं मिल रहे हैं ये, ठीक है, ये अलग से एक फैसिलिटी दी जा रही है आपको, जैसे एक इंश्योरेंस मिल गया। तो ये जितने भी स्टेप्स थे ये थे आपके स्टाफिंग प्रोसेस। प्लीज मेक श्योर कि ये ऊपर नीचे ना हो, जैसे मैंने आपको सीरियल वाइज बताए हैं उनको वैसे ही लिखो आप। आपको सबको याद रहे इसलिए मैं फिर से एक बारी शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? सबसे पहले फाइंड किया था कि आपको कितने टाइप और किस टाइप के और कितने लोगों की जरूरत है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था? जब हमें पता लग गया कितने लोगों की जरूरत है तो हमने एडवर्टीजमेंट दे दी थी न्यूज़पेपर में। और थर्ड स्टेप में क्या किया था? जब लोगों ने अप्लाई किया तो उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया? सेलेक्ट करने के बाद उनको उनकी जॉब को बोला ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद ओरिएंटेशन, यानी उनको बोला कि सबसे फेमिलराइज करवाया, जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से सबसे मिलवाया। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया? उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी, अगर कोई कमी है उनके अंदर, ठीक है, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी कंपिटेंस बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी। तो जितने भी स्टेप्स है ये स्टाफिंग के प्रोसेस से